हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 8, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए, पहले तो हम मीनिंग समझेंगे डिसओबे का क्या होता है। ओबे करना मीन्स क्या कि कोई लॉ है, कोई रूल है, उसे अगर आप मानते हो तो मीन्स ओबे करते हो उस लॉ को या उस रूल को। लेकिन डिसओबे का मीनिंग होता है कि उस रूल को आप नहीं मानते हो या फिर उस कायदा जो है, लॉ है, उसे नहीं मानते हो, मीन्स डिसओबे करते हो। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऐसी थी जो गांधी जी या फिर उस समय के जो भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो भी रूल्स या फिर जो लॉ उन्होंने लगाए थे वो उनको नहीं मानने थे या फिर वो नहीं मानना चाहते थे, डिसओबे करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो उसके बारे में ही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 1st to 8th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ complete independence was passed in the Lahore session, Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedience movement। तो अब उन्होंने क्या कर दिया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। बिफोर बिगिनिंग दिस मूवमेंट गांधी जी पुट अप वेरियस डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये मूवमेंट उन्होंने ऐसे ही चालू नहीं किया था, उसके पहले उन्होंने कई सारे डिमांड्स की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो उन्होंने पास नहीं की थी या फिर उनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। One of the important demand was to cancel the salt tax and monopoly of British government for manufacture of salt। कि जो नमक हम लोग खाते हैं वो रोज़ हमें लगता है, तो उसके ऊपर अगर टैक्स लगाएंगे तो जो गरीब लोग होंगे तो उन्हें भी वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो बात थी वो गांधी जी ने क्या की थी, ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी कि जो टैक्स आप नमक के ऊपर लगाते हैं ये आपको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इस डिमांड जो थी गांधी जी की, ये जो डिमांड थी गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। और इसी कारण फिर इस जो भी उनका ये लॉ था कि नमक के ऊपर हमें टैक्स पे करना है, उसको उन्हें तोड़ना था। और इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, ये सत्याग्रह हम कह सकते हैं या फिर जो मूवमेंट था ये उन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपको दांडी मार्च जो है उसका पिक्चर भी दिखेगा। सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फूड ऑफ कॉमन पीपल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप कितना भी अच्छा खाना बनाते हैं, अगर उसमें नमक नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट आपको नहीं आएगा। तो हर एक घर में लगने वाली चीज़ जो होती है, कॉमन चीज़ अगर कोई होगी तो वो नमक होता है। और उसके ऊपर ही गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय टैक्स लगाया था। तो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि वो टैक्स हट जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात जो थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। और फिर इसीलिए उन्होंने ये साल्ट सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये उन्होंने कहाँ से शुरू किया था वो हम देखेंगे। द एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वॉज टू ब्रेक द ऑपरेसिव एंड अनजस्ट लॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पीस एंड सत्याग्रह। तो क्यों ये सत्याग्रह क्यों शुरू किया था उन्होंने, कि जो भी ऑपरेसिव, ज़बरदस्ती वाले या फिर अनजस्ट, अन्याय करने वाले जो उनके लॉ थे ये, उनको उन्हें क्या करना था, रोकना था या फिर तोड़ना था। इसके लिए उन्होंने शांति से ये सत्याग्रह जो था ये शुरू किया था। गांधी जी चोज दांडी अ सी शोर इन गुजरात टू बिगिन द साल्ट सत्याग्रह। तो ये जो नमक का सत्याग्रह उन्होंने शुरुआत किया था, ये उन्होंने किया था कहाँ से, दांडी, जो कि सी शोर मीन्स किनारा। अभी देखिए नमक कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे सॉल्ट पैनल्स होंगे तो ये होगा समुद्री किनारे के ऊपर। तो उन्होंने ये गुजरात से स्टार्ट किया था। On 12th March 1930, गांधी जी set out from साबरमती आश्रम with 78 followers। तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी अपने कुछ फॉलोअर्स, 78 फॉलोअर्स थे, उनके साथ वो ये सत्याग्रह करने के लिए निकल चुके थे। और ये पैदल ही वो यात्रा करने वाले थे। और डिस्टेंस कितना था, 385 किलोमीटर था जो वो पैदल चलने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, जब ये जा रहे थे वहाँ से, साबरमती आश्रम से उन्होंने जब शुरुआत की थी, या फिर गुजरात जहाँ पे उन्हें सत्याग्रह करना था, वहाँ से जब उन्होंने जो भी कवर करने वाले थे, वो एरिया हम कह सकते हैं या फिर जो डिस्टेंस कवर करने वाले थे, तो उसके बीच में रास्ते में जितने भी विलेजेस आने वाले थे वहाँ पर उन्होंने अपने स्पीच दिए थे। थ्रू द स्पीचेस गांधी जी अपील टू द पीपल टू बी, नेक्स्ट देखिए, फियरलेस एंड जॉइन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो अपनी स्पीच से, अपनी जो भाषण थे उससे उन्होंने क्या किया था, लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि वो अपने डर को ख़त्म करें और इस मूवमेंट को ज्वाइन कर ले। ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस, मैसेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड एवरीवेयर एंड अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर वॉज क्रिएटेड। तो एक माहौल बनने लगा था, फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनने लगा था कि जिसमें लोग मोटिवेट हो रहे थे उनके भाषण के कारण, उनके स्पीचेस के कारण, और उस यात्रा को वो
वो ज्वाइन हो रहे थे। ऑन 5 अप्रैल 1930 गांधी जी रिच दांडी। तो वो दांडी जो जगह उनकी उन्होंने सोची थी कि जहाँ पर जाके सत्याग्रह वो करेंगे, तो वो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे पहुँच गए थे 5 अप्रैल 1930 में। On 6th April, Gandhiji broke the Salt Act by picking up the salt laying on the seashore of Dandi, and the civil disobedience movement started all over the country. तो 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे दांडी के यहाँ पे जाकर समुद्र किनारे के ऊपर जहाँ पे नमक था, चुटकी भर नमक जो था उन्होंने उठाया और फिर उस मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और फिर उनके बाद इंडिया में हर जगह पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। द पेशावर सत्याग्रह। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, खान अब्दुल गफ़ार खान वॉज द मोस्ट लॉयल फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। तो वो जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे, ये फॉलोअर थे किसके, महात्मा गांधी के। तो उन्हें फ्रंटियर गांधी ऐसे भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसका नाम था खुदाए खिदमतगार। ऑन 23 अप्रैल 1930 ही स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर। तो उन्होंने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था पेशावर में। द टाउन वॉज इन हैंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज नियरली फॉर अ वीक। तो सारे जो लोग थे वो उन्होंने वहाँ पे क्या करना शुरू किया था, सत्याग्रह करना शुरू किया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ऑर्डर टू द गढ़वाल रेजिमेंट टू कैरी आउट ओपन फायरिंग ऑन द सत्याग्रहीज। तो जब ये सत्याग्रह कर रहे थे, मूवमेंट जो उनका आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे ये ऑर्डर दिया था कि जो भी सत्याग्रही होंगे, जो आंदोलन करने वाले लोग होंगे, तो उनके ऊपर ओपनली क्या करनी है, फायर करना है। बट चंद्र सिंह ठाकुर एंड ऑफिसर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू ओपन फायर। तो जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था इस बात को कि वो ओपन फायर नहीं करेंगे। ही वॉज कोर्ट मार्शल एंड वॉज गिवन अ सेवियर पनिशमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रही जो थे उनके ऊपर फायर करने से मना कर दिया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यू टू सत्याग्रही लॉन्च बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जब ये सत्याग्रह शुरू कर दिया था, तो हर जगह से जो हमारा देश था, देश की हर जगह से अब लोग क्या करने लगे थे, सत्याग्रह करने लगे थे, आंदोलन करने लगे थे, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था। ऑन 4 मई 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था। सप्रेसिव मेजर्स वेयर अंडरटेकन ऑल ओवर द कंट्री। तो लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि लीडर को, एक मेन लीडर को पकड़ा जाता है तो उसके बाद क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। देयर वॉज प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया, इस बात को लेकर सारे लोग जो है अभी क्या करने लगे थे, गुस्सा दिखाने लगने लगे थे कि अलग अलग तरीके से। सोलापुर सत्याग्रह। द मिल वर्कर्स वेयर ऑन द फोर फ्रंट इन द सोलापुर सत्याग्रह। तो जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने भी अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया था, आंदोलन शुरू कर दिया था सोलापुर में। ऑन 6 मई 1930 हड़ताल वॉज ऑब्जर्व इन सोलापुर। हड़ताल मीन्स वही हम कहते हैं कि आंदोलन वगैरह, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया था। A huge procession was organized in Solapur. The district collector gave orders of firing on the procession. तो जो भी ये आंदोलन शुरू हुआ था, लोग अपना गुस्सा दिखाने लगे थे, तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे तो उन्होंने भी ये ऑर्डर दे दिया था कि ओपनली फायर किया जाएगा सब लोगों के ऊपर। Many volunteers along with शंकर शिवदरे डेड इन द फायरिंग। तो जो भी लीडर थे उस समय के, उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। तो जिसमें शंकर शिवदरे जो थे वो भी मारे गए। एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड अटैकिंग पुलिस स्टेशन। और इसीलिए लोग गुस्सा होने लगे और उन्होंने फिर जो पुलिस स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन थे, कोर्ट्स थे, जो भी सरकारी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कोर्ट्स, म्यूनसिपल जो बिल्डिंग्स वगैरह, इनके ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया था। द गवर्नमेंट डिक्लेयर मार्शल लॉ एंड द एगिटेशन वॉज सप्रेस्ड। तो इसीलिए मार्शल लॉ ये उन्होंने क्या कर दिया था, उस समय डिक्लेयर कर दिया था। दोज हु टुक लीड इन द मूवमेंट सच एज मल्लप्पा, धनेश शेट्टी, श्री कृष्णा सारडा, कुर्बान हुसैन एंड जगन्नाथ शिंदे वेर हैंग टू डेथ। तो उस आंदोलन को रोकने के लिए या फिर सत्याग्रह को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, जो मेन लीडर्स थे उनके ऊपर फायर किया जा रहा था, उनको मार दे रहे थे, या फिर कुछ जो लीडर थे उनको फांसी की शिक्षा भी दी गई थी, जिसमें ये नाम आपको दिए हैं, यहाँ पर फोटो भी उनके दिए हैं। मल्लप्पा, धनेश शेट्टी है, श्री कृष्णा सारडा है, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे। तो इन लोगों को क्या किया था, फांसी दी गई थी।
नेक्स्ट है धरासना सत्याग्रह। द सत्याग्रह एट धरासना इन गुजरात वॉज लेड बाय सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे गुजरात में धरासना में सरोजिनी नायडू इन्होंने भी सत्याग्रह शुरू कर दिया था। द पुलिस लाठी चार्ज ऑन द सत्याग्रहीज हु केम फॉरवर्ड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट। तो ये जो एक्ट था, नमक के ऊपर जो टैक्स था, उसको रोकने के लिए जो सत्याग्रह करने लगे थे लोग, तो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे जो पुलिस थे वो क्या करने लगे थे, लाठी चार्ज करने लगे थे। तो यहाँ पर इस बात को साइलेंटली टॉलरेट करने के लिए लोगों ने भी क्या किया था, सत्याग्रही क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए थे और हर एक ग्रुप आगे जाएगा, पुलिस लाठी चार्ज उनके ऊपर करेगा, तो उसके बाद जो ग्रुप रहेगा एक वो मेडिकल एड के लिए चला जाएगा और जो दूसरा बैच होगा वो आगे आ जाएगा। तो इसके कारण वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन शांति से अपना सत्याग्रह उन्होंने चालू रखा था। In Maharashtra, salt satyagraha took place at Vadala, Malvan and Shiroda, where there were no salt pans. The forest laws were broken. तो जहाँ पे सॉल्ट पैंस नहीं थे उस जगह पे लोग क्या करने लगे थे, जो फॉरेस्ट लॉज थे उनको तोड़ने लगे थे। तो जंगल जहाँ पे था, जैसे कि बिलाशी, संगमनेर, कलवन, चिरनेर, पुसाद इन महाराष्ट्र, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया था, जो जंगल के रूल्स थे, फॉरेस्ट लॉ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाए थे, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। द ट्राइबल पीपल ऑल्सो टुक पार्ट इन द सत्याग्रह इन अ लार्ज नंबर। जो ट्राइबल पीपल थे उन लोगों ने भी यहाँ पे क्या किया था, सत्याग्रह में अपना समावेश या फिर उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था। सैक्रिफाइस ऑफ बाबू गेनू। इन मुंबई देर वॉज एग्रेशन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, मीन्स जो फॉरेन से आने वाली चीज़ें थी उसके ऊपर अभी लोग क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे उनका, या फिर उन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे ऐसा बोलने लगे थे। तो जिसके कारण फॉरेन गुड्स जो थे वो जिस ट्रक से आ रहे थे या फिर जिस व्हीकल से आ रहे थे उनको लोगों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर आने के लिए। तो बाबू गेनू जो थे उन्होंने क्या किया था, जो मिल वर्कर थे मुंबई के, उनको लेकर एक मूवमेंट शुरू कर दिया था कि ऐसे जो भी ट्रक या फिर जो व्हीकल्स आएंगे जिनमें फॉरेन गुड्स होगा उन्हें हम क्या करेंगे, रोकेंगे और इस माल को हमारे यहाँ पे नहीं आने देंगे। तो जब एक ट्रक जो फॉरेन गुड्स से भरा हुआ था, सामान से भरा हुआ था, एक पुलिस के साथ जब वो लोग आ रहे थे तो बाबू गेनू ने क्या किया था, उनको रोकने की कोशिश की थी। और उन्हें रोकने के लिए उसने क्या किया था कि वो ज़मीन के ऊपर सो गए थे ट्रक के सामने कि हम लोग आपका ट्रक यहाँ पे नहीं आने देंगे। तो उस समय पुलिस जो थे या फिर जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आपको यहाँ से क्या करना होगा, हटना होगा या फिर हम आपको ट्रक के नीचे कुचल देंगे। तो बाबू गेनू वहाँ से नहीं हटे तो उन्होंने क्या कर दिया, फाइनली ही वॉज क्रश अंडर द ट्रक। तो उन्होंने उनको ट्रक के नीचे क्रश कर दिया था। तो इस ऐसे कई सारे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी जान लगा दी थी उस समय। तो एक नाम ये भी माना जाता है बाबू गेनू। उसके बाद देखिए डू यू नो में आपको क्या दिया है कि फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी इसके फीचर्स क्या थे या फिर इसके हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी या फिर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो हम देखेंगे कि जो बाकी के जो मूवमेंट्स हुए थे अब तक के जो भी, तो वो लिमिटेड थे कि अर्बन एरियाज़ में या फिर जहाँ पे लोग ज़्यादा थे, लीडर्स थे, वही जगह पे ये हो रहा था। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये पूरे नेशन वाइड हुआ था या फिर पूरे देश में हर जगह पे, चाहे वो शहर हो या फिर गाँव हो, हर जगह के लोगों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और एक बात थी कि पहले के जो मूवमेंट्स थे तो उनमें जो आंदोलन हुए थे या फिर जो भी हुआ था उसमें हमेशा जो लोग थे उसमें वुमेन नहीं होती थी, सबसे ज़्यादा जो थे मेन होते थे। लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ था उसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कई सारे नाम आपको यहाँ पर भी दिए, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता। तो इन्होंने क्या किया था, उस समय की ये लीडर थी, वुमेन लीडर्स थी। दिस मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन अ कम्प्लीट नॉन वायलेंस, कि वायलेंस किसी भी तरीके का नहीं था, हिंसा नहीं करनी थी, शांति से सिर्फ वो क्या करते थे कि जो लॉ है उन्हें हम नहीं मानेंगे, इसके लिए वो आंदोलन करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू ग्रेटली सप्रेस द मूवमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कोशिश की थी लोगों को दबाने की या फिर उस मूवमेंट को स्टॉप करने की। बट द पीपल प्रोटेस्टेड अ नाम, लेकिन लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी। ड्यू टू दिस द इंडियन पीपल बिकेम्स फियरलेस, और इसीलिए सारे लोग एक साथ आके ये सत्याग्रह करने लगे थे, इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे थे, इसलिए वो निडर होके क्या कर रहे थे, अभी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे।
सैक्रिफाइस ऑफ बाबू गेनू गेव इंस्पिरेशन टू द नेशनल मूवमेंट, जिसके कारण लोग और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो भी उस समय के लीडर्स थे या फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ आके वो चाहते थे कि एक मीटिंग हो जिसमें कुछ डिस्कशन होगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट हुआ था, इन द ओपिनियन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड व्हाइल द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रिगार्डिंग इंडिया शुड बी थॉट ओवर। तो उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये सोचा था कि जो ये मूवमेंट चल रहा है, तो इस समय अगर हम कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए लोगों को साथ में लाके एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फॉर दिस पर्पस ही ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस एट लंदन। कॉन्फ्रेंस में से एक मीटिंग रखा था उन्होंने वहाँ पर। दिस कॉन्फ्रेंस इज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऐसे 2 या फिर 3 मीटिंग्स हुए थे जिसके कारण ये राउंड फर्स्ट माना जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। इन द पीरियड बिटवीन 1930 टू 1932 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेर ऑर्गेनाइज। तो ऐसे मीटिंग उन्होंने क्या की थी, अरेंज की थी। तो ये 3 मीटिंग्स हुए थे और 3 क्यों हुए थे वो भी हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, रामसे मैकडोनाल्ड वाज द चेयरमैन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो मीटिंग थी, इसके चेयरमैन थे रामसे मैकडोनाल्ड। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, इंग्लैंड के थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें इंडिया के जो थे जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना, ये जो लोग थे उस समय के हमारे जो लीडर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। In the conference, there were discussion on various topics such as the responsible government at central level, establishment of federal state in India, etc. तो डिस्कशन कौन से बातों पे हुआ था या फिर कौन से टॉपिक पे हुआ था कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाया जाएगा। Representatives of different politician parties in India and rulers of princely state participate in the conference. However, the Indian National Congress did not participate in it. सबसे बड़ी अगर हम उस समय की जो लीडर्स ज़्यादा जिसमें थे, तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसने उस समय वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ बॉडी दैट रिप्रेजेंटेड द कंट्री। एक ऐसा नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय का कि जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। विदाउट इट पार्टिसिपेशन द डेलिब्रेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर इंडेड मीनिंगलेस। कि जो मेन पार्टी थी या फिर जो लोग थे, वो जो लीडर थे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो इसके कारण जो भी उनका जो फर्स्ट राउंड हुआ था या फिर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये मीनिंगलेस साबित हुई क्योंकि जो मेन लोग वहाँ पे होने चाहिए थे वो नहीं थे। गांधी इरविन पैक्ट, पैक्ट का मीन्स होता है एग्रीमेंट। तो गांधी इरविन उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, क्यों हुआ था वो हम देखेंगे। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज होप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्हें पता था कि जब तक ये लोग जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये अगर नहीं आएंगे, इनके साथ डिस्कशन नहीं होगा, तो जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे या फिर जो भी कॉन्फ्रेंस वहाँ पे होगा उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा था। इन व्यू ऑफ द अपील मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर द वाइसरॉय रिलीज महात्मा गांधी। तो जो पार्टी के मेन लीडर थे वो थे महात्मा गांधी, जिनको अरेस्ट कर लिया था। तो इसीलिए वहाँ पर ये बोला गया था कि महात्मा गांधी जो है उनको वहाँ से छोड़ा जाएगा। Thus, a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issues freely, जिसके कारण जो कांग्रेस थी या फिर उस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो लीडर थे, जो लोग थे, वो इस इशू को डिस्कस कर पाएंगे या फिर जो सेकेंड टेबल राउंड उन कॉन्फ्रेंस होगा, सेकेंड कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें वो अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। अ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय इरविन। तो इसीलिए इसको नाम ही दिया गया है गांधी इरविन पैक्ट, मीन्स उनका जो एग्रीमेंट था उसे ये नाम दिया गया था। According to this pact, the British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution। कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो लोग चाहते थे, लीडर हमारे चाहते थे इंडिया के लिए, वो बनेगा, ऐसे उन्होंने कहा था या फिर उसके लिए डिस्कशन चल रहा था। Consequently, Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the round table conference। तो जो ये मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उसको छोड़ने का उन्होंने सोच लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हम इस मूवमेंट को यहाँ पे रोक देंगे और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगला होगा उसे हम अटेंड करेंगे। तो उसके बाद हुआ ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
इन 1931 द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज। तो 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अलॉन्ग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी लोग थे, और भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अलग अलग कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कम्युनिटीज़ को, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अदर प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे वो भी यहाँ पर क्या किए थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। द गवर्नमेंट पुट फोर द इश्यूज ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया कि माइनॉरिटीज़ का इश्यूज रख दिया था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। देयर वेर डिफरेंसेस रिगार्डिंग दिस इशू एंड आल्सो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होगा वो किस तरीके का होगा, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो किस तरीके का होगा, एक नेचर या फिर एक प्लान उन्होंने सबके सामने उस समय रखा था। गांधी जी ट्राई टू ब्रिंग अनएमिनिटी इन द ओपिनियन बट वॉज अनसक्सेसफुल। तो गांधी जी चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता है कि जो माइनॉरिटीज़ का इशू उन्होंने रखा था वो ना करते हुए इक्वली वो क्या करेंगे, सबके लिए जो भी बनाया जाएगा, जो भी लॉ बनाए जाएंगे, रूल्स होंगे, वो सबके लिए सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों के बीच में वो एक उनका जो भी कहना था वो एक जैसे नहीं हो पा रहा था। गांधी जी ने यहाँ पे पूरी कोशिश की थी सब लोगों को समझाने की। फाइनली गांधी जी बिकेम डिसअपॉइंटमेंट एंड रिटर्न बैक टू इंडिया। तो गांधी जी को ये नहीं चाहिए था कि किसी भी कम्युनिटी के लिए या फिर किसी माइनॉरिटीज़ के अलग कुछ रूल्स या फिर लॉज हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है पूना पैक्ट मीन्स जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रिप्रेजेंटेड द दलित्स इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था बाद में, तो उसमें दलित के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो उन्होंने डिमांड किया था कि उनके लिए, दलित्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। इलेक्टोरेट का मीनिंग क्या कि एक सेपरेट ऐसा हमें कोई भी पर्सन चाहिए कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे दलित्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं कि वो उन्हें चाहिए था। आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड डिक्लेयर कम्युनल अवार्ड्स, कि जिसके लिए अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था, और इसके लिए उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते थे कि दलित्स भी अपने लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट को खड़ा कर सकते थे। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ एट एरवाड़ा जेल। तो जब वो एरवाड़ा जेल में थे तो उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे फास्ट जो था, मरने तक उपवास ऐसे उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो लोग कह रहे थे उस समय, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कह रहे थे कि दलित्स के लिए एक अलग क्या होगा, इलेक्टोरेट होगा, या फिर अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग लोग होंगे। तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हर कम्युनिटी या फिर हर कास्ट के लिए अलग लोग हो, सबको इक्वली ट्रीट करके क्या कर दिया जाएगी कि कोई पर्टिकुलर ही लोगों को वहाँ पे खड़ा करेंगे, या फिर जो भी इलेक्शन होगा या फिर वोट करना होगा वो कास्ट वाइज या फिर कम्युनिटी वाइज नहीं होगा। The leaders of Indian National Congress requested Dr. Baba Saheb Ambedkar to reconsider the demand फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, कि वो क्या कर दे यहाँ पे ना करे इस बात को कि जो वो सेपरेट इलेक्टोरेट करना चाहते थे उनको वो ना करे, ऐसी डिमांड की थी किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने। कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन डॉक्टर अम्बेडकर वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट। तो उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको भी देश को आगे लेके जाना था, तो उन्होंने इस बात को मान लिया था। इन 1932 महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साइन द फेमस पूना पैक्ट। तो उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट खड़ा ना करके वो क्या करेंगे, जो भी असेंबली होती है या फिर लोग होते हैं उसमें कुछ सीट्स जो होंगे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए दिए जाएंगे, तो दलित्स के लिए भी क्या किए जाएंगे, सीट रिजर्व किए जाएंगे। According to this pact, separate electorates for the Dalit was cancelled and a provision for reserved सीट्स वॉज मेड। जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं कि जो पर्टिकुलर सीट्स होते हैं वो रिजर्व किए जाते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर कास्ट के लिए, तो वो उन्होंने वहाँ पे किया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इन नवंबर 1932 में। तो यहाँ ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंग्लैंड में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉटेड द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कम्युनिटी या फिर कास्ट को लेकर लोगों में फूट डालना शुरू कर रही थी, जिसके कारण क्या हो कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने ही नहीं। तो इसके लिए जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिया गया था, मीटिंग जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट,
गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद अ डिजेक्टेड माइंड, क्योंकि उन्हें पता था जो भी वो चाहते थे, जिस तरीके का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उन्हें चाहिए था, वो तो वहाँ पे और नहीं मिल रहा था। तो ही डिसाइडेड टू रिस्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो जो मूवमेंट उन्होंने चालू किया था वो बंद किस लिए किया था कि उन्हें लगा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी डिमांड को पूरी करेगा, लेकिन डिमांड पूरी ना होने के कारण फिर से उन्होंने क्या कर दिया था, रिस्टार्ट कर दिया था उस मूवमेंट को। गांधी जी वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड। तो जैसे ही उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया वैसे ही फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हेंस देयर वॉज अ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। फिर से लोगों में गुस्सा आ गया था कि लीडर को उन्होंने क्या कर लिया था, जेल में डाल दिया था। इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू दिस मूवमेंट बाय यूजिंग इनह्यूमन ऑपरेसिव मेथड। तो लोगों को दबाने के लिए या फिर उस मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेसिव हो चुकी थी, या फिर ऐसे ऐसे तरीके अपना रही थी कि जिसके कारण लोग शांत हो जाए और इस मूवमेंट को रोक दें। देर वॉज स्ट्रैंगलिंग ऑफ सिविक राइट्स एवरीवेयर, कि जो भी लोगों के राइट्स थे, जो भी हक थे, उन्हें छीना जा रहा था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी इंस्टीट्यूशन थे या फिर एसोसिएशंस जो थे उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था उस समय। रेस्ट्रिक्शंस वेयर लेविड ऑन नेशनल न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। जो भी नेशनल न्यूज़पेपर थे, लिटरेचर थे, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लाए गए थे। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट एंड द हिस्टोरिक फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केम टू एन एंड। और इसीलिए फिर फाइनली 1934 में गांधी जी ने क्या कर दिया था, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी इसको आखिरकार रोक दिया था। तो इस तरीके से इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद कौन कौन से जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या हुआ और किस तरीके से फिर इस मूवमेंट का एंड हुआ, ये हमने इस लेसन में देखा है। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।